तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947 हिंदी मीडियम में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, वो करवाने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना, ये आपकी वन शॉट है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चन को करके जाते हो तो बहुत हाई चांस है कि भाई आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो एकलव्य स्नातक 1 ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, पहले सिलेबस समझ लो क्या क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। यूनिट 1 है सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन, जहां पे आप देख सकते हो ये टॉपिक्स आते हैं। दूसरी यूनिट में आपका है औपनिवेशिक राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था। बेसिकली अंग्रेजों के टाइम पे हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था में क्या प्रॉब्लम आई, कैसी थी, वो आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद तीसरी यूनिट है राष्ट्रवादी राजनीति, हमारे भारत के अंदर कैसे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद आया। फिर उसके बाद यूनिट 4 है राष्ट्रवाद में अन्य धाराएं, यानी कि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप देख पा रहे हो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, वामपंथ, दक्षिण पंथ, और ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा लास्ट यूनिट होगी आपकी आजादी के टाइम पर, जिस टाइम पे हमारा विभाजन हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, जो भी चीजें थी वो सब आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है 19वीं सदी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के विभिन्न रुझान क्या थे। यानी कि बात हो रही है 19वीं सदी की। यहाँ पे भारत के अंदर जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। अब धार्मिक सुधार आंदोलन क्या होता है भाई? जब हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा धर्म फॉलो होता है वो हमारा पौराणिक हिंदू धर्म है, या आप कह सकते हो जिसको सनातन धर्म कहते हैं। जब हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी समस्याएं आने लगी, जो ऐसा फील हुआ कुछ विचारकों को, कुछ थिंकर्स को, तो उन्होंने चाहा कि इसमें बदलाव होना चाहिए, थोड़ी सी चेंजेस होना बहुत जरूरी है, ऐसा महसूस होने लगा। तो सबसे पहले क्या होता है, समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने का प्रयास। बहुत सारे लोग थे ऐसे, बहुत से सुधारक थे जो चाहते थे समाज में जो बुराइयां हैं उनको हटाना। तो 19वीं सदी में कई सुधारकों ने समाज में मौजूद जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ आवाज उठाई। जैसा सती प्रथा है भाई, किसी के पति की डेथ हो गई है तो उसके साथ उसकी चिता पर उसकी पत्नी को भी जला दिया जा रहा है जो कि जिंदा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, अन्याय है। फिर है बाल विवाह, भाई किसी की उम्र बहुत कम है और उसको शादी में वहां बिठा दिया मंडप पे, लड़की हो चाहे लड़का, दोनों को, या लड़का कभी कभी बड़ी एज का भी होता था, लड़कियों को कम एज में शादी करवा दे रहे हैं, ये भी बुरी बात है। फिर पर्दा प्रथा है कि पर्दे में ही रहना है, बाहर नहीं जाना आना ज्यादा। जाति का भेदभाव तो था ही था, छुआछूत जैसी इतनी कुरीतियां कि भाई ये निचली जात का है, इसको हाथ नहीं लगाना। तो इन सभी को ठीक करना था, समाज सुधारकों का मानना था ये हमारे देश के प्रगति में बाधा है, हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर ये कुरीतियों को हम नहीं हटाएंगे। महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर। अब होता क्या है, जो मेन धार्मिक सुधार आंदोलन जो चला था इंडिया में, उसमें महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर ज्यादा ध्यान था, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। शिक्षा और अधिकारों को बहुत महत्व दिया गया। विधवा विवाह को समर्थन मिला कि अगर किसी का पति की डेथ हो जाती है, अगर कोई विधवा है तो उसको एक चांस और दो कि वो दोबारा से शादी कर पाए, ठीक है, उसको रोको मत। तो महिलाओं को समाज में सम्मान और समान अधिकार, यानी कि एक तो रिस्पेक्ट हो और दूसरा उनको अधिकार मिले, इसके लिए बात की गई। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले थे राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद विद्यासागर। इन दो सुधारकों का नाम याद रखना, जरूर मेंशन करना अपने आंसर में, ठीक है। आगे है शिक्षा के प्रसार की प्रवृत्ति। तो सुधारकों ने आधुनिक शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार माना। आधुनिक शिक्षा उस टाइम पे क्या थी? देखो 19वीं सदी की बात हो रही है, ये वो समय है जब अंग्रेज हमारे भारत में है, तो उनकी आधुनिक शिक्षा है साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। तो समाज सुधारकों का मानना था कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ की लड़कियों को भी सिखाई जानी चाहिए, तभी वो आगे समाज में बढ़ पाएंगी। धर्म को सरल और तर्क संगत बनाने का प्रयास। तो आंदोलनों में कहा गया अंधविश्वास के पीछे मत भागो, जो चीजें प्रूव हो चुकी हैं, जिसका कोई तर्क बनता है वो काम करो। अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, कर्म कांडों का विरोध किया, ऐसा उन सुधारकों का मानना है। बाकी हर किसी की भाई अपनी आस्था है, ठीक है। और उनका उद्देश्य था धर्म को सरल बनाना, सिंपल बनाना, मतलब ज्यादा यज्ञ हवन या कोई ज्यादा मतलब ऐसी चीजें ना हो जो कि एक पुजारी से मतलब आपको संपर्क करना पड़ रहा है भगवान तक जाने के लिए, ऐसा ना हो। डायरेक्ट आप खुद भगवान से भी बात पूजा पाठ कर सकते हो, ऐसा उनका मानना था। प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर लौटने की भावना।
तो कुछ सुधारकों का मानना था जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है इंडिया का, हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने कुछ संगठन बनाए। संगठनों में से एक का नाम आता है आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये चाहते थे हमारा जो एंशिएंट इंडिया का वैदिक कल्चर है, जो हमारे वेदों में जो हमारे अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, उनको लोगों को बताना। फिर है सभी धर्मों की समानता पर जोर। तो कुछ आंदोलनों में यह भी कहा गया कि सारे धर्म समान हैं, भाई भाईचारे के साथ रहो, चाहे कोई दूसरे धर्म का भी है तो उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो। तो ऐसे में ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन, ये दो नाम हैं, ये दो संगठन के नाम हैं जो कि इसीलिए बनाए गए थे कि समाज में भाईचारा रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध। तो सुधार आंदोलन जब चल रहे थे तो एक बात थी कि जाति व्यवस्था और छुआछूत की बहुत बड़ी बीमारी थी हमारे भारतीय समाज में। होता क्या है कि कुछ जाति के लोग खुद को बहुत ऊपर समझते थे और किसी को बहुत नीचे समझते थे। हमारे सुधारकों का मानना था कि जब भारत देश के लिए हम सब लड़ रहे हैं तो ये जाति व्यवस्था या फिर ये इस तरीके से छुआछूत, ये सब बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो समानता हो, भाईचारे के साथ रहो, मानवता होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है। फिर है राष्ट्रवाद की भावना का विकास। तो इन आंदोलनों ने लोगों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना जगाई। तो जब ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़े तो लोगों के अंदर भाई ये फीलिंग आई कि हाँ, आत्मसम्मान, हमें अपने सम्मान के लिए लड़ना है, हमें हमारे देश के लिए खड़ा होना है, एकजुट रहना है और हमें अपने इतिहास पर गर्व करना है और आगे चलकर हमें देश को आजाद भी करवाना है। नए धार्मिक और सामाजिक संगठनों की स्थापना। तो 19वीं सदी में कई सारे संगठन बने, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। ये सारे समाज के संगठन थे जो कि समाज में सुधार करना चाहते थे। ये चाहते थे शिक्षा फैले, ज्यादा से ज्यादा समाज में सुधार हो, धार्मिक जागृति, जो धर्म में गलत बातें आ रखी हैं वो गलत बातों को हटाकर अच्छी बातों को स्वीकार करें और थोड़ा पश्चिमी शिक्षा की तरफ जाना है। और अंग्रेजी शासन के प्रभाव से लोगों में नई सोच, यानी कि पुरानी सोच, घटिया सोच हटाकर कुछ नया डालना है। जो काम की चीज है वो हम अंग्रेजों से भी सीख सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता, मानव अधिकार, साइंस वगैरह में जाना, तो ये सब इनके मेन, आप कह सकते हो कि आइडिया है, ये मेन विचार है कि हमें थोड़ा लोगों को इन सब के बारे में बताना पड़ेगा, तभी समाज के अंदर बदलाव हो पाएगा। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 19वीं सदी और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक निबंध लिखना है। अब आपको बताना है महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो बहुत जरूरी है ये स्पेसिफिक प्रश्न आपका महिलाओं के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ केवल महिलाओं के साथ क्या हो रहा था इस टाइम पीरियड में, इस काल के अंदर क्या हो रहा था। तो चलो भाई देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओ कि 19वीं और 20वीं सदी के पहले भाग में जो बिल्कुल शुरुआती इसका पार्ट था, उसमें भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत कमजोर थी। जैसा मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में भी बताया था कि महिलाओं के पास स्वतंत्रता यानी आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को बराबर का हक नहीं मिला हुआ था और उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान से वंचित रखा जाता था। जो रिस्पेक्ट एक मर्द की होती है वो एक महिला की नहीं होती थी उस टाइम पे। जो आज़ादी एक लड़के के पास है वो लड़की के पास नहीं होती थी। जो समानता के साथ लड़कों को ट्रीट किया जाता था वो लड़कियों को नहीं किया जाता था। तो लेकिन धीरे धीरे समाज सुधार आंदोलनों और महान सुधारकों के प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में सुधार आने लगा। धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति सुधरने लगी भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत नीचे थी। ठीक है, महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी, अधिकार तो आप भूल ही जाओ, ज्यादा अधिकार उनके पास थे ही नहीं। फिर आता है बाल विवाह की प्रथा। उस टाइम पे क्या था, बहुत आम था, कॉमन बात थी, छोटी उम्र में शादी कर देना। जब आप किसी की छोटी उम्र में ही शादी कर दोगे तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये देखने को मिलता था कि बहुत सी लड़कियों की डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग द डिलीवरी, क्योंकि कम एज में शादी हो रही है और इतना ज्यादा पेनफुल जो इनका एक्सपीरियंस है उससे आए दिन किसी ना किसी की मौत होती रहती थी। तो ये अपने आप में बहुत दर्दनाक था। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा और विधवाओं की समस्या। अब एक समस्या यहाँ पे और है, कुछ जगहों पर सती प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी। ठीक है, यानी कि जिसमें पति की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद पत्नी को भी चिता में जला दिया जाएगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था। और अगर मान लो ये प्रथा जहां नहीं है और अगर वहां कोई विधवा है
तो विधवा का जीवन भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं होता था। विधवाओं को भी आए दिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। विधवाओं को सफेद कपड़े पहनने हैं, आभूषण ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन सकती, कहीं बाहर जा नहीं सकती, घूम फिर नहीं सकती, नाच गाने में शामिल नहीं हो सकती, घर के प्रोग्राम में नहीं शामिल हो सकती। तो उनकी लाइफ तो जीते जी एक नरक था। तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को खत्म करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का जब नाम आता है तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, इन्होंने आवाज उठाई कि सती प्रथा बहुत गलत प्रथा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नाम की कोई भी चीज हमारे समाज के अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। महिलाओं की शिक्षा में कमी, अब इसी समय में आप देखोगे लड़कियों को पढ़ाना जरूरी ही नहीं माना जाता था, क्योंकि लड़कियों से पता है क्या उम्मीद की जाती थी कि बस ये घर का काम कर देगी, बहुत है, चार दीवारी में रहना है, चार रोटियां सेकनी है, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई लड़कियों से उम्मीद ज्यादा नहीं की जाती थी, समय से पहले उनकी शादी कर दी जाती थी। तो अब ऐसे में क्या है, अधिकारों के बारे में तो उनको पता भी नहीं था। लड़कियों को बेचारे को ये लगता था कि उनकी लाइफ है ही, इसीलिए वो पैदा ही इसी काम के लिए हुई हैं, ऐसा उनको लगता था। पर्दा प्रथा और सामाजिक बंधन, तो महिलाओं को पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था, यानी कि वो खुलकर कहीं समाज में बैठ नहीं सकती, घर के अंदर कोई आ रहा है तो पर्दा करो, कहीं बाहर जा नहीं सकते, जाना है तो कोई साथ रहेगा तब भी मुंह पे पर्दा रहेगा। तो पर्दा प्रथा एक प्रथा यहाँ पे थी जो महिलाओं के ऊपर लागू होती थी। फिर है समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव। 19वीं सदी में क्या हुआ, बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन चले और इनमें से ज्यादातर आंदोलनों में यही बात उठाई गई कि भाई महिलाओं की स्थिति को कैसे हम जो है सुधार सकते हैं, महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए क्या काम किया जा सकता है। तो इसमें यही मुद्दे आते थे, भाई बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, कि भाई ये तो है निम्न जाति की महिला है, ठीक है, और इसको ऐसे ट्रीट करो, इसको वैसे ट्रीट करो, ये भाई इसकी शादी कर दो, इसका टाइम हो गया, और या इसका पति मर गया है तो चलो इसको भी जला दो। ये आए दिन होता रहता था। तो कुछ संगठन है, जैसे मैंने पीछे भी बताया, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, यही वो संगठन है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलवा पाए। समाज सुधारकों का योगदान, तो बहुत सारे महान सुधारक हैं इसमें, अब सबका नाम तो नहीं आ सकता भाई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नाम तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए जिन लोगों ने काम किया है उनके नाम आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। अब विधवा किसे कहते हैं, जिसका पति मर गया है तो वो दोबारा से शादी कर पाए, ये अधिकार पहले समाज में लड़कियों को नहीं होता था, महिलाओं को। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कहते हैं कि भाई इनकी शादी जो है वो होने दो, इनको शादी करने दो। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये भी कहते हैं कि भाई जितना हो सके महिलाओं को पढ़ने दो, महिलाएं पढ़ेंगी तो अच्छा होगा, वो ससुराल में जाकर भी उस परिवार को भी शिक्षित करेगी, ठीक है, अपना परिवार भी शिक्षित करेगी, अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी। तो महिलाओं को जितना हो सकता है पढ़ने दिया जाए। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले का नाम आता है समाज सुधारकों में। जब आप लड़कियों की बात करते हो, पहला स्कूल लड़कियों के लिए इन्होंने ही मिलकर खोला था, जहां इन्होंने दलित वर्ग, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी लड़कियों को पढ़ाना वो भी मुफ्त में स्टार्ट किया था, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा में सुधार, तो 20वीं सदी की शुरुआत में देखना, ये अगर आप देखोगे तो लड़कियों की शिक्षा बढ़ने लगी, क्योंकि ये सारा असर था इन सुधार आंदोलनों का। जो ये धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, इसी में ही ये था कि भाई समाज को कैसे बदलना है। धीरे धीरे कॉलेज खुलने लगे, पढ़ी लिखी महिलाएं समाज और राजनीति में भी भाग लेने लगी। बहुत सारे नाम आते हैं, सरोजनी नायडू, ऐसे बहुत से नाम हैं, बहुत ऐसे नाम हैं जो महिलाएं अपने टाइम पर पढ़ी भी। सावित्रीबाई फूले खुद देख लो भाई, पहली टीचर भी रही और उस जमाने में पढ़ी। ये एक टाइम ऐसा था कि जब वो पढ़ने जाती थी लोग उन पे पत्थर मारते थे, तो ये वाकई में ऐसा हुआ है। तो ऐसे समय से गुजरकर हमारा भारत आज आजाद हुआ है, जहां लड़कियों को खुलेआम पढ़ने की आजादी है, चाहे वो कॉलेज जाएं चाहे वो स्कूल जाएं, ठीक है। तो ये बदलाव तो हुआ है और इस बदलाव का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो इन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी, धीरे धीरे क्या हुआ, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन में आने लगी आगे। जैसे मैंने अभी नाम लिया था ना सरोजनी नायडू जी का, तो ये पढ़े लिखी, फिर उसके बाद देश को क्या वो अपनी तरफ से कर सकती हैं देश के लिए, इन्होंने ये सोचा। तो भाई स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए।
एनी बेसेंट हैं, कांग्रेस की हैं, सरोजनी नायडू हैं। तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना होता था ये महिलाओं को लेकर अपने साथ पहुंचती थी और खुद भी बहुत ही बुलंदी के साथ अपनी आवाज रखती थी, बुलंद आवाज। ठीक है, तो कानून और सामाजिक सुधार, तो धीरे धीरे महिलाओं के लिए नए कानून बनाए गए। ठीक है, इनको ज्यादा अधिकार दिए गए। बाल विवाह को इलीगल घोषित किया गया। पहले तो खुलेआम लोग बाल विवाह करते थे और ये बाल विवाह वो काफी समय तक चला है, मतलब एकदम से नहीं ये खत्म हो गया। खासकर राजस्थान साइड आप चले जाओ या ऐसी ऐसी जगहों पे बहुत समय तक चला है। जब इसके ऊपर कड़े कानून बने, कड़े एक्शन लिए गए लोगों के ऊपर, तब जाकर ये प्रथा, एक कुप्रथा, वो खत्म हुई है। विधवा विवाह को मान्यता देना, ये भी एक कानून बना कि भाई जो विधवा हैं उनको भी अधिकार होना चाहिए, वो अपनी मनमर्जी से जहां शादी करना चाहती हैं, पुनर्विवाह करना चाहती हैं, वो उसको कर पाए। और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देना कि भाई जिससे महिलाएं अपनी स्थिति को सुधार तो पाएंगी। अगर आप उनको पढ़ने लिखने दोगे तो एटलीस्ट वो कुछ तो करेंगी ना अपने लिए। ठीक है भाई, तो ये वाला प्रश्न जो है, एक तो मैंने जो आपको पीछे बताया था, ठीक है, एक तो ये प्रश्न कि 19वीं सदी में भारत में सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन, जो ये धार्मिक सुधार आंदोलन वाला प्रश्न, एक तो या तो ये आ सकता है, या फिर इसी टाइम फ्रेम में आपसे पूछा जा सकता है केवल महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैंने सिर्फ आपको डिटेल में महिलाओं के बारे में बताया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मैं लिमिटेड प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, 5-6 प्रश्न कर लो, इसके अंदर से ही आपके बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है औपनिवेशिक भारत में जाति विरोधी आंदोलनों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे ज्योतिबा फूले और अंबेडकर के संदर्भ में। तो अगर अब आपसे ज्योतिबा फूले और जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनको जोड़कर अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने समाज सुधार में क्या योगदान दिया, या इनके संदर्भ में आपको लिखने को कहता है, तो क्या लिखोगे भाई आप इसमें? तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जाति व्यवस्था का विरोध, इन दोनों ही सुधारकों का एक गोल था कि जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करना है। तो जाति विरोधी आंदोलनों का मेन उद्देश्य यही था कि जाति प्रथा को समाप्त करना है पूरी तरीके से। समाज में लोगों को जन्म के आधार पर ऊंचा और नीचा माना जाता था। आपको पता होगा, किसी को माना जाता था ये समाज में बहुत ऊंचा है, किसी को माना जाता था ये नीचा है। सिर्फ उसका जन्म अगर किसी के घर पे हुआ है, दलित के घर पे हुआ है, तो वो चाहे कितना पढ़ने में अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, उसको नीचे ही माना जाता था। और दलितों को अपमानित जीवन जीना पड़ता था, बहुत ज्यादा अपमान होता था इनके साथ, बहुत इनको परेशान किया जाता था। तो ज्योतिबा फूले और अंबेडकर दोनों का मानना था कि सभी मनुष्य समान होते हैं। इन दोनों ही विचारकों का मानना था कि कभी भी इंसानों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबको एक जैसा बनाया है। लेकिन अगर हम भेदभाव करते हैं तो ये बहुत ही गलत चीज है, जो कि नहीं होनी चाहिए भाई। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव तो कतई भी नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। फिर इसके बाद ये कहते हैं छुआछूत के खिलाफ, ठीक है, आवाज उठाते हैं। तो इनका मानना है यहाँ पे कि छुआछूत भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो छुआछूत है ये नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, दोनों का। और दलितों को अछूत माना जाता था। जो दलित होते हैं, जिसको आज आप शेड्यूल कास्ट कहते हो, उनको देखना, उनको छूना भी एक पाप माना जाता था। उनको मंदिरों तक में नहीं आने दिया जाता था, और तालाब को भी नहीं छूने दिया जाता था, स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक स्थान, जो पब्लिक प्लेस होते हैं, जैसे आपका पार्क हो गया, कहीं भी खुलेआम कहीं जाना है, तो वो उनको नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, कहीं एंट्री नहीं होती थी उनकी। और भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे महाड़ सत्याग्रह चलाया, दलितों को सार्वजनिक जल स्रोत का अधिकार दिलाने की कोशिश की। एक सत्याग्रह करा अंबेडकर जी ने, ये नाम याद रखना, महाड़ सत्याग्रह। इसका मेन मकसद था कि जो दलितों को पानी नहीं छूने दिया जाता था, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई कि भाई ये बहुत गलत चीज है, इस चीज से तो आप मत रोको। उन्होंने कहा कि छुआछूत मानवता के खिलाफ है, ये इंसानियत नहीं है। आप किसी को पानी नहीं पीने दे रहे हो ये कहकर कि आप दलित हो या निचली जाति के हो। तो इसका विरोध किया भीमराव अंबेडकर जी ने। शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम बनाना, तो निम्न जातियां और महिलाओं की शिक्षा बहुत ज्यादा कम थी। आपको पता है, जो लोग निम्न जातियों से आते थे उनको शिक्षा से बहुत दूर रखा गया था, जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षा से बहुत दूर रखा गया था। तो ज्योतिराव फूले का मानना था, ठीक है, ये जो थिंकर है इनका मानना था कि शिक्षा से ही समाज बदलेगा।
अगर शिक्षा ही नहीं दोगे हमारे समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को या फिर महिलाओं को, तो समाज कैसे बदलेगा? समाज तो वैसा ही पुराना सा रहेगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर लड़कियों और दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले। इन्होंने कोशिश करी अपना खुद से तन मन धन लगाकर लड़कियों को कैसे पढ़ाना है, दलित समाज के लोगों को कैसे पढ़ाना है, उसका बीड़ा उठाया। और ये उस समय का बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। आज आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा कि स्कूल खोल दिया, लेकिन उस टाइम पे एक स्कूल खोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी भाई। फिर है महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास करना। तो ज्योतिबा फूले ने केवल जाति प्रथा का ही नहीं बल्कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का भी विरोध किया। जो महिलाओं के साथ गलत चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, महिलाओं का शोषण, इसके खिलाफ ज्योतिराव फूले ने आवाज उठाई और विधवा विवाह और महिला शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। इनका मानना है कि विधवा को शादी का अधिकार दो, और अगर कोई विधवा है तो उसको शादी करनी है, पुनर्विवाह करने दो, और महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये इस चीज के सपोर्ट में थे। कुछ लोग थे जो कहते थे कि भाई लड़की है, पढ़कर क्या करेगी, घर का काम कर ले, उतना काफी है। तो इस विचारधारा को ये बिल्कुल नहीं मानते थे। तो इससे समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने की शुरुआत हुई। इन्होंने ही वो एक तरीके से कहते हैं ना चिंगारी लगाई, जिससे यही परिणाम हुआ कि ये चाहते थे कि भाई धीरे धीरे जो स्थिति है वो सुधरे, महिलाओं का कुछ भला हो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना। तो ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना करी। इनको ब्राह्मणों से सख्त नफरत थी भाई। ये ज्योतिराव फूले की बात कर रहा हूं। इनका मानना था जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है वो बहुत गलत है। उनका कहना था कि धर्म और परंपराओं का उपयोग करके ऊंची जातियों ने निम्न जातियों को दबाया है, धर्म का नाम लेकर खुद को ऊपर बताया है, हमें नीचे लाया है, दबाया है। उन्होंने कहा है कि समाज में समानता और न्याय होना चाहिए, ना कि ऊंच नीच। इनका मानना है ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, समाज में न्याय होना चाहिए। जो लोग ऊंची जाति का खुद को मानते हैं उन्होंने अपने हिसाब से किताबें लिखी, समाज के नियम बनाए, खुद को ऊपर रखा, हमको नीचे कर दिया, जो कि ये बिल्कुल गलत मानते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत था। 1873 में ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, और इसका मेन ये एक उन्होंने संगठन बनाया, और इसका मेन उद्देश्य था जाति भेदभाव को समाप्त करना। जो भेदभाव होता है, निम्न जातियां जिसको मानते हैं वो ना हो, शिक्षा ज्यादा से ज्यादा फैले, समाज में समानता आए, निम्न जातियों को अधिकार मिले। तो ये जो संगठन है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया सत्यशोधक समाज, ये इसीलिए था कि लोगों को जागरूकता ज्यादा से ज्यादा देनी, लोगों को जागरूक करना इस बारे में कि हाँ भाई ये मैटर बहुत सीरियस है, ये जहां पर भी ये चीजें होती हैं ये बहुत गलत है, इनका सपोर्ट मत करो। दलितों के राजनीतिक अधिकारों की मांग। बात करें भीमराव अंबेडकर जी, तो उनका मानना था केवल सामाजिक सुधार से काम नहीं चलेगा, दलितों को राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए, क्योंकि इनको राजनीति से, इनको शिक्षा से दूर रखा गया था काफी 100 सालों तक। तो उन्होंने कहा दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए, यानी मान लो एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से केवल एससी कैंडिडेट वोट लड़ेंगे और केवल एससी कैंडिडेट ही उनको वोट डालेंगे। तो ऐसा इन्होंने बोला। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होना चाहिए, शिक्षा में अफसरों की मांग, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, जो एससी एसटी का होता है, आपको पता होगा। तो ये भीमराव अंबेडकर जी की आवाज थी, उनका मानना था ये सारी चीजें होनी चाहिए। आत्मसम्मान और समानता का संदेश। तो अंबेडकर ने कहा देखो, दलितों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा, कि भाई अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, आत्मसम्मान भरी एक जिंदगी जियो, ऐसा जीवन जियो जहां लोग आपकी इज्जत करें, ऐसा जीवन जियो जहां आपको समानता के साथ देखा जाए। तो उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, यानी कि संघर्ष भी करो। एक तो पढ़ाई लिखाई कर लो, दूसरा सारे एकजुट रहो, और संघर्ष करने से डरो मत। अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ आवाज उठानी है तो आवाज उठाओ। तो उनका उद्देश्य दलित समाज को आत्मनिर्भर बनाना था और जागरूक बनाना था। दलितों के लिए काम किया, दलितों को जागरूक बनाया, दलितों को अपने आप सारी चीजें करने की प्रेरणा दी। ये थे भाई भीमराव अंबेडकर जी। मंदिर प्रवेश और सामाजिक अधिकार आंदोलन। अब यहाँ पे क्या है देखिए, दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। एक समय था जो दलित लोग होते थे उनको मंदिर में एंट्री बैन थी, उनका आना मना था। तो अंबेडकर जी ने कहा आंदोलन करे कि भाई देखो, धार्मिक स्थानों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि एक सार्वजनिक जगह है, मंदिर में किसी को रोको मत आने से,
ठीक है। इसके अलावा जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, कुआं है, तालाब है, सड़क है, वहां पे दलितों के अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष किया। कई जगह कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। अगर कोई ऐसी कम्युनिटी का है तो उसको कह दिया जाता था भाई तुम्हें कुएं का पानी नहीं मिलेगा, तुम नीची जात के हो। कोई अगर भाई ऐसी कम्युनिटी का है तो उसको तालाब में नहीं आने दिया जाता था। कोई अगर नीची जात का है, ऐसी कम्युनिटी का है, तो उनको सड़क पर चलते हुए देख लिया जाता था तो आंख बंद कर लेते थे लोग या मुंह फेर लेते थे। तो अंबेडकर जी का मानना था ये सब गलत बातें हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर 10वां पॉइंट है संविधान और सामाजिक न्याय। तो स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में आपको पता है ना, अंबेडकर जी का बहुत बड़ा रोल था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को लिखने में बहुत अहम रोल अदा किया था। तो संविधान में सभी नागरिकों को समानता का एक तो अधिकार मिलता है, यानी कि हम सभी लोग बराबर हैं। चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई लेबर मजदूर हो, चाहे कोई जॉब करता हो, चाहे कोई कुछ भी करता है, वो एक समान नागरिक है, उसके पास समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता है, हम सभी के पास कुछ आज़ादी है। न्याय, भाई हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता। अगर अन्याय होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। छुआछूत को कानूनन अपराध घोषित किया गया। आज की डेट में अगर आप किसी के साथ छुआछूत करते हो, किसी को कहते हो कि भाई तुम निम्न जात के हो, तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। और इससे दलितों और पिछड़े वर्गों को नया अधिकार मिला। जो लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको एक उम्मीद की किरण दिखी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उन कारकों का मूल्यांकन करें जिनके कारण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो भारत के अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद क्यों आया? लोगों में ये फीलिंग क्यों आई कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है या अंग्रेज कुछ हमारे साथ गलत कर रहे हैं? तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभी आप इसमें क्या बताओगे, चलो देखते हैं। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये प्रश्न में लिखा था। तो आर्थिक और ये देखो, आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश की आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूकता। आपको दिख रहा है कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि अंग्रेज हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, और अगर आप जागरूक हो इन चीज़ों को देखकर तो आप कह सकते हो कि आपके अंदर आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है। अब यहाँ पे देखो कि भाई जब आप इसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों ने यह समझना शुरू कर दिया कि जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं वो भारत के हित में नहीं है और ये बहुत गलत हो रहा है। इसी की वजह से हमारे लोगों के अंदर ये भावना आ रही है आर्थिक राष्ट्रवाद की। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। तो ब्रिटिश शासन की नीतियों का मुख्य उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण करना। अंग्रेज हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा करने नहीं आए थे, उनका मेन मकसद था हमारा जितना शोषण हो सकता है वो करके भारत का जो कच्चा माल है वो सस्ते दामों पर इंग्लैंड में भेजना और वहां से रेडीमेड माल भारत में महंगे दामों पर बेचना, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाए या फिर बेकार एकदम कमजोर हो जाए। यहाँ पे एक थ्योरी आती है, एक सिद्धांत आता है धन की निकासी का, जिसको दिया था दादा भाई नारोजी ने। तो इन्होंने क्या कहा था कि धन निकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया इन्होंने, और उन्होंने बताया कि भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही है। निकासी यानी कि ड्रेन हो रही है हमारी वेल्थ, हमारी जो पूंजी है, जो हमारा पैसा है, हमारी संपत्ति है, वो अंग्रेज ले जा रहे हैं भाई अपने ब्रिटेन में, और अंग्रेज अधिकारी अपने वेतन, लाभ और व्यापार के माध्यम से भारत का धन विदेश ले जाते थे और इससे भारत गरीब होता जा रहा है। यानी कि वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। अंग्रेज अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, अंग्रेज अपना पैसा इंग्लैंड ले जा रहे हैं, सब कुछ उनका अच्छा हो रहा है, सिर्फ जो गरीब लोग हैं इंडिया के वो पिस रहे हैं। तो ऐसा दादा भाई नारोजी का मानना था कि हमारा पैसा इंडिया में नहीं टिक रहा है, हमारा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखते हैं। भारतीय उद्योगों का पतन। उद्योग क्या होता है? हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं, तो इनका मानना था फैक्ट्रियां खत्म होती जा रही है। अंग्रेजी मशीनों से बने सस्ते सामान के कारण भारत के जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे मोटे जो फैक्ट्रियां हैं, हस्तशिल्प हैं, जो हैंडीक्राफ्ट से या चीजें हो रही हैं, तो इससे कारीगरों और बुनकरों की स्थिति बहुत खराब हो गई है, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई है। रेडीमेड माल आता है इंग्लैंड से, अब माल बाहर से आ रहा है सारा, तो इंडिया का बना हुआ कौन पहनेगा?
ठीक है भाई, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब है। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर भारी कर लगाया, इतना हैवी टैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फसल खराब होने पर भी लगान वसूला जाता था, अगर फसल खराब भी जा रही है तो भी आपसे पैसा लिया जाएगा, और ये शोषण नहीं है तो क्या है। तो किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वह गरीब और कर्जदार बनते गए। अब यहाँ पे आप मान के चलो, एक तरफ अंग्रेज हैं, बीच में किसान हैं, इधर साहूकार लोग हैं जो पैसा देने के लिए बैठे हुए हैं। अब ये अपना टैक्स लेने आएंगे, अब इनके पास पैसे हैं नहीं, ठीक है, अब ये लेंगे उधार यहाँ से पैसे कुछ, फिर उसको चुकाएंगे, फिर ये मांगेगा, फिर इसको ब्याज समेत देंगे। तो ये एक जाल, एक चक्रव्यूह में फंस रहा है हमारे भारत का किसान, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी बढ़ेगी, है ना, पैसा तो कमा नहीं पाओगे, जो पैसा आ रहा है वो टैक्स भरने में और कर्ज भरने में ही जा रहा है, और फायदा किसका हो रहा है, जो अमीर लोग हैं, जो साहूकार लोग हैं, और जो अंग्रेज लोग हैं, फायदा तो सिर्फ उन्हीं का है, ठीक है। बार बार आने वाले अकाल। अब भारत देश में क्या हो रहा था कि 19वीं सदी में भारत में बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े। अंग्रेज सरकार ने अकाल राहत के लिए कुछ कदम नहीं उठाए, लाखों लोग मारे गए, लोगों को खाना नहीं मिला, और भी बहुत सी समस्याएं थी जो लोगों को फेस करनी पड़ी इस टाइम पीरियड में। तो इससे लोगों को अंग्रेजी शासन की असंवेदनशीलता का एहसास हुआ। लोगों को पता चल गया कि अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा असंवेदनशील हैं, उनमें सेंसिटिविटी है ही नहीं, वो हमें लेकर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इतना अकाल आया, इतने लोग मारे गए, तब भी इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ ज्यादा। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीयों में नई सोच विकसित हुई, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों ने क्या करा, अपनी इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और भारतीयों ने यूरोप के राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और आर्थिक विकास के विचारों को समझा। यूरोप में आपको पता है राष्ट्रवाद चला था, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी, जर्मनी का एकीकरण। तो ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ के लोगों ने पढ़ी। अब हमारे यहाँ के लोगों ने पढ़ी तो उनके अंदर भी नॉलेज आ गई, तो उनको भी समझ आ गया अंग्रेज भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों ने जब ये नई शिक्षा नीति को समझा, जो ये चीजें हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा, तो इनको समझ आया कि अंग्रेज तो हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, तो इन्होंने आलोचना करनी शुरू की, वरना इससे पहले ये आलोचना वगैरह भी नहीं करते थे। भारतीय समाचार पत्रों और लेखकों की भूमिका। तो समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर थे उस टाइम के, जो राइटर थे, उन्होंने भी क्या कहा कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा गलत हैं, इन्होंने भी विरोध किया। जो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स होते थे, जो उस टाइम के राइटर्स थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने बताया कि इंडिया को तो लूटा जा रहा है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जनता को बताया कि किस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, और लोगों में जागरूकता आई। जब लोगों ने इस चीज को समझा और पढ़ा तो लोग जागरूक हुए। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान। तो कुछ नेता हैं जो कि भाई आर्थिक समस्याओं को एक मुद्दा बनाना जानते थे। सबसे पहले इन्हीं को ही नॉलेज आई थी कि भाई हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है आर्थिक स्तर पर। दादा भाई नारोजी, आरसी दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु। तो इन तीनों को ये आइडिया था कि हमारे इंडिया में कुछ तो गलत है, अंग्रेज लोग कुछ तो कर रहे हैं, हमारा पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इन नेताओं ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की आलोचना करी, इनको बोला कि भाई आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, और भारतीय उद्योगों तथा किसानों के हितों की रक्षा की मांग करी। जो हमारे भारत की फैक्ट्रियां खत्म होती जा रही, इन्होंने उस चीज के लिए आवाज उठाई, ठीक है, भारतीय उद्योग। और जो किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है, उसके लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। तो ये इसमें 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको लिखना। फिर है रेलवे और संचार का प्रभाव। तो रेलवे और डाक व्यवस्था के विकास से भारत के विभिन्न भागों के लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। एक तो अंग्रेजों ने रेल चला दी, अब नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया जा सकता है, ईस्ट का वेस्ट में जा सकता है, सेंट्रल इंडिया में जा सकता है। डाक का विकास हो गया, चिट्ठियां लिख सकते हो। तो इसमें आर्थिक समस्याओं और अंग्रेजी शोषण के बारे में जानकारी तेजी से फैलने लगी। अब लोग दूर दूर तक चिट्ठियां लिखने लगे, लोग रेल से बैठकर जाने लगे भाई खबरें सुनाने दूर दूर तक कि भाई ऐसे ऐसे ये अंग्रेज लोग अपने साथ गलत कर रहे हैं, भाई सावधान हो जाओ, ठीक है। फिर है स्वदेशी भावना का विकास। भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार क्या होता है? किसी भी चीज को बिल्कुल छोड़ दो, यूज ही मत करो। चाहे बाहर का कपड़ा है, बाहर का कोई सामान है, उसको यूज नहीं करना, हमें अपने इंडियन स्वदेशी चीजों को यूज करना है, ठीक है। और बॉयकॉट करना है ज्यादातर चीजों को, और
स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। ज्यादातर लोगों ने, नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। इसमें भी बोला भाई आर्थिक राष्ट्रवाद, अपने देश की जो यहाँ की फैक्ट्रियां हैं उनको मजबूत करो, अपने देश के किसानों को मजबूत करो, ऐसा इन्होंने बताया। तो लोगों ने भारतीय उद्योगों और व्यापार को समर्थन देना शुरू किया कि हम भारत के लोग हैं, हम अपने भारत की फैक्ट्रियों को अच्छा बनाएंगे, हम बाहर के लोगों को पैसा क्यों देंगे भाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी से कनेक्ट होता हुआ हमारा जो है अगला प्रश्न आएगा अब आपके सामने। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के कारण और इसके परिणाम क्या थे आपको बताने। देखो स्वदेशी क्या होता है, जब आप अपने देश का कुछ यूज कर रहे हो, बाहर की चीजों को आप बॉयकॉट करोगे, बाहर की चीजों को बिल्कुल बहिष्कार करोगे, बिल्कुल यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने देश में जो चीजें बनती हैं उसी को यूज करना है। तो देखो स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चरण था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि विदेशी चीजों को बिल्कुल छोड़ दो, त्याग कर दो, जो चीजें बाहर से आ रही हैं उसका बहिष्कार कर दो पूरी तरीके से जितना हो सकता है, और स्वदेशी जो भारत का सामान है उसको अपनाओ। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने भारत की चीजों को ही यूज करना है। तो भाई यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। तो 1905 का वो समय था जो आज का हमारा बंगाल है, आप कहते हो ना वेस्ट बंगाल। वेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पूरा बंगाल था, वो ईस्ट वाला जो था वो अलग हो गया, वेस्ट बंगाल ही हमारे पास बचा, पूरा ये बंगाल था, इसका बंटवारा अंग्रेजों ने कर दिया था। तो लोगों को बहुत गुस्सा था कि हमारा इतना बड़ा एक स्टेट, इतना बड़ा प्रदेश बंगाल, जिसका बंटवारा अंग्रेजों ने किया, तो हमारे नेताओं को इसका बहुत दुख था कि ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। तो बंगाल का विभाजन सबसे पहला कारण था स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में क्या करा, बंगाल को बांट दिया दो भागों में। इससे बहुत बड़े लेवल पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत बड़े लेवल पर हिंदुओं को मारा गया। सरकार ने इसे प्रशासनिक सुविधा बताया, बोला कि भाई अंग्रेज लोगों ने कहा कि हमने बंगाल बांटा है क्योंकि इससे हमें फायदा होगा, इससे सब कुछ हमारा ओके रहेगा। लेकिन भारतीयों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति बताया। उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिमों को लड़वा रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर असंतोष था, लोगों में बहुत गुस्सा था। तो स्वदेशी आंदोलन की नींव यहीं से पड़ी कि भाई अब हम इनको पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे, ना तो इनका कोई सामान यूज करेंगे, जितना ज्यादा हो सकता है अपने देसी सामान को, अपनी देसी वस्तुओं को ही यूज करेंगे। फिर है अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति। तो अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाते थे। मैं आपको बताऊं, यहाँ का कपास हो गया, जो भी यहाँ की जो ऐसी फसलें हैं जिससे पैसा मिल सकता है, जो यहाँ का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, खनिज संसाधन है, वो सारी की सारी चीजें अंग्रेज अपने वहां ले जाते थे बहुत सस्ते में, और वहां से माल को तैयार करते थे और भारत में उसको बेचते थे। अब समझो इस पूरा ये क्या चल रहा है हिसाब किताब, कि माल को बनाया, वहां अपने इंग्लैंड में जाके यहाँ से सस्ते में मिल गया, फिर उसको बेचो, ये इनका काम था। तो इससे भारतीय उद्योग तो नष्ट हो जाएंगे ना। हमारे यहाँ पे तो ना आप बनाने दे रहे हो ना बेचने दे रहे हो, तो हम क्या करेंगे, बना भी आप रहे हो बेच भी आप रहे हो। तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोगों के पास काम धंधा नहीं था। तो भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। हमारे इंडियंस लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम बिल्कुल भी बाहर की चीजों को यूज नहीं करेंगे, जितना हो पाएगा अपना इंडियन जो प्रोडक्ट होगा उसी को प्रमोट करेंगे, उसी को यूज करेंगे। आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा। फिर राष्ट्रीय चेतना का विकास। तो 19वीं सदी के अंत तक भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी धीरे धीरे। अपने देश के प्रति जो भावना होती है, जो देशभक्ति की भावना होती है, वो लोगों के अंदर बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। लोग अपने अधिकारों को लेकर और अपनी स्वतंत्रता के प्रति लोग जागरूक हो रहे थे। लोगों को भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि भाई हमारे ये अधिकार हैं जो कि अंग्रेज हमें नहीं देते, हमें इस तरीके से आजादी चाहिए जो कि अंग्रेज अपने को नहीं दे रहे। तो लोगों में इस बात की समझ आ रही थी। तो स्वदेशी आंदोलन ने इस भावना को और मजबूत कर दिया कि कैसे भी करके हमें राष्ट्रवाद की तरफ जाना है, अपने देश के लिए, भारत देश के लिए आवाज उठाएंगे, अपना एकजुट रहेंगे, जितना हो सकता है भारत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर है समाचार पत्रों और नेताओं की क्या भूमिका है इसमें, ये भी समझ लो। तो समाचार पत्रों और राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को जागरूक किया, जैसे इसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, इसको कहा जाता है, ठीक है, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल।
तो ये जो 3 नेता थे ये मेन नाम है। स्वदेशी आंदोलन में इनका अहम रोल था। इन लोगों ने लोगों को जागरूक किया, इन तीनों ने, कि भाई जितना ज्यादा हो सकता है अंग्रेजों की जो मेन उनकी कमी है वो ढूंढो, उनसे कुछ लो ही मत, जितना ज्यादा हो सकता है अपना देसी सामान यूज करो, इनका तो कुछ यूज करना ही नहीं है। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर गुस्सा भी दिखाया, लड़ाई भी लड़ी भाई, कभी तो भीड़ में घुस जाते थे लाला लाजपत राय जैसे नेता, उनकी डेथ भी ऐसे ही हुई थी। 5वां है विदेशी वस्तुओं के विरोध की भावना। तो भारतीयों को लगने लगा कि विदेशी वस्तुओं के उपयोग से भारतीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है। ये तो लोगों को एटलीस्ट समझ आ गया कि अगर हम विदेशी वस्तुओं को यूज कर रहे हैं तो ये गलत है। इससे क्या होगा, अगर हम अंग्रेजों का बना बनाया सामान खरीदेंगे तो हमारे भारत के जो कारीगर लोग हैं वो भूखे मरेंगे, जो हमारे भारत के लोग हैं जो मेहनत करते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत था, ऐसा इनको समझ में आ गया। तो भाई इसलिए लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प ले लिया। संकल्प एक होता है फैसला, एक होता है संकल्प। सोच लिया कि अब तो केवल और केवल स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल जिसे हम कहते हैं, कि अपना भारत का बना हुआ ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, दूसरे किसी का तो हम कुछ यूज भी नहीं करेंगे। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम क्या हुए भाई, देखो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, लोगों ने विदेशी कपड़ा, जितनी भी चीजें हैं जो भी थी उसकी होली जला दी, सारे विदेशी कपड़े इकट्ठा करके आग लगा दी। चलो भाई, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया, जो भारत की फैक्ट्रियां थी, हमारे यहाँ के व्यापारी थे, उनको सपोर्ट मिला। हथकरघा जो हाथ से कपड़े बुने जा रहे हैं, ठीक है, और कपड़ा उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जो हमारे यहीं पे लोकल लेवल पर कपड़े की बुनाई होती है, कपड़ा बनता है, उन लोगों को सपोर्ट किया। लोग भारतीय वस्तुएं खरीदने लगे, बाहर की चीजों को लोगों ने खरीदने से ही मना कर दिया कि हम खरीदेंगे ही नहीं, तो आप बेचोगे क्या। राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली इससे। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे दी, कि इससे लोगों को एक डायरेक्शन मिल गई कि हमें क्या करना है, अपने देश को मजबूत करना है तो ये करो। इससे लोगों में एकता बढ़ी, देशभक्ति की भावना आई कि हाँ भाई भारत देश के लिए कुछ करना है तो ये काम करो। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता है यहाँ पे, तो राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। ये कहा गया कि भाई जितना हो सकता है नेशनल एजुकेशन, जितना हो सकता है अपने देश की जो शिक्षा है उसी को ग्रहण करो, और स्कूल कॉलेज खोले गए। भारत की जो शिक्षा है उसके ऊपर जोर दिया गया कि भाई जो हमारी इंडियन एजुकेशन है भाई उसको समझो ना, हमारे इंडियन एजुकेशन को पढ़ो, उसमें क्या बताया जा रहा है। और महिलाओं और युवाओं की भागीदारी, इस आंदोलन में महिलाओं और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक जन आंदोलन बन गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो गए आके, महिलाएं बहुत बड़े नंबर में शामिल हुई और बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हुए। सबका एक ही मकसद था कि देश को मजबूत करना है। क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। भाई सर पे कफन बांध के रोड पे उतर गए कि जो करना है करो, हमें तो अपना देश आजाद कराना है। और बहुत सारे संगठन बनाए गए, क्रांतिकारी संगठन बनाए गए जो देश में बदलाव चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी देख लो, चाहते थे अंग्रेजों को खदेड़ के भगा देना, बिल्कुल चाहे कुछ भी करना पड़े। वो ज्यादा शांति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, उनका एक ही था कि अंग्रेजों को मैं अकेला ही बहुत हूं, मतलब उनको संभालने के लिए, ठीक है। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, तो स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयों में एक फीलिंग डाली, सेल्फ कहते हैं ना डिपेंडेंट, मतलब अपने आप पे निर्भर, दूसरों पे निर्भर नहीं है। हमारी फैक्ट्रियों में इतना दम है कि हम अपना सारा सामान खुद बना सकते हैं, हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। और ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा, इससे स्वदेशी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार पर दबाव आया और आखिरकार 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है। ये दबाव के कारण ही तो हुआ, ये जो इतना दबाव बना इस आंदोलन से, तभी तो ये सब हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें स्वदेशी आंदोलन में मेंशन करोगे तो जरूर आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा और आपको भर भर के नंबर मिलेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास और प्रसार में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी। देखो महात्मा गांधी जी का प्रश्न जरूर आपके पेपर में आने के चांस रहते हैं, क्योंकि इनका बहुत अहम रोल था। हमारी जो भी स्वतंत्रता आंदोलन पूरा चला था तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही ज्यादातर चीजें जो हैं वो होती हुई दिखती हैं। तो चलिए देखते हैं इनका क्या रोल है। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे और वरिष्ठ भी थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और जन भागीदारी, एक तो हमेशा सच बोलो, अहिंसा भाई कोई लड़ाई झगड़ा, किसी को चोट नहीं पहुंचानी,
जन भागीदारी यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर चलना है, अपने साथ लोगों को जोड़ना है, अमीर हो या गरीब हो। और इससे एक नई डायरेक्शन मिल गई पूरे आंदोलन को। इनके आने से पहले क्या होता था, आंदोलन में ज्यादातर बड़े घर के लोग बैठे होते थे, जो नवाब चौधरी होते हैं ना अपने घर के पैसे वाले, वही सिर्फ भारत को आजाद कराने की बातें करने आते थे। गांधी जी ने बोला हमारे देश का किसान कहाँ है, जब हमारा किसान नहीं बैठा हमारे साथ तो हमारा देश कैसे आजाद होगा। भाई देश को आजाद करना है तो सबको बराबर लेके चलो, तो शिक्षित लोगों तक सीमित ना रखो आंदोलन को, इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, आम जनता सभी को जोड़ो। तो महात्मा गांधी की वजह से ही हमारा ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन पाया, एक बड़ा आंदोलन बन पाया। सत्य और अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी हमें देते हैं। गांधी जी ने कहा सत्य और अहिंसा यानी कि सच बोलो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, ये इनके आंदोलनों का आधार है। ये क्या है, एक बेस है। ये इनका मानना है कि ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, इसके बिना तो आंदोलन में करूंगा ही नहीं। और बिना हिंसा के भी आप अन्याय का विरोध कर सकते हो, जरूरी नहीं हर बारी लठ बजाने से ही सारे सॉल्यूशन निकले, आप बैठकर भी बात कर सकते हो और अहिंसा का रास्ता फॉलो करो, हिंसा मत करो, ये गांधी जी का मानना था। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना। जो नेशनल लेवल पर मूवमेंट चलाया जा रहा है, गांधी जी का मानना था कि ज्यादा से ज्यादा जनता को इसमें जोड़ना है। गांधी जी से पहले मैंने बताया ना, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो थे वो ही इस आंदोलन को संभाल रहे थे। गांधी जी ने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को, छात्रों को, सभी को आंदोलन में शामिल किया। तो ये एक जन आंदोलन बना। संघर्ष धीरे 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 बड़ा हो गया और आंदोलन और अच्छा हो गया। चंपारण और खेड़ा आंदोलन, ये गांधी जी की स्टार्टिंग है। इन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा, मुद्दा उठाया। चंपारण में नील किसानों का शोषण जो हो रहा था बिहार के अंदर, कि उनसे नील की खेती जबरन करवाई जा रही थी, तो गांधी जी ने उसके खिलाफ भी आंदोलन किया। अब उनसे नील की खेती करवाई जा रही है, कभी अगर नुकसान हो जाए तो उनको कंपनसेशन भी नहीं मिलता था, तो वो बहुत सी समस्याएं थी, ठीक है, उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिलता था। तो खेड़ा भी एक जगह है, वहां पे किसानों के ऊपर जो ज्यादा टैक्स था उसको माफ करने की डिमांड करी गांधी जी ने। तो इन जन आंदोलनों से जनता का गांधी जी पर विश्वास बढ़ा। लोगों को समझ आया कि भाई कोई तो है जो हमारी समस्या को समझता है, वो है गांधी जी। यही है जो हमें कुछ ना कुछ एक उम्मीद की किरण देते हैं। अगला है असहयोग आंदोलन 1920। तो 1920 में गांधी जी शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। यहां उन्होंने सरकारी स्कूल, अदालत, नौकरी और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने को कहा। कहते हैं सरकारी स्कूल जो अंग्रेज चला रहे हैं, अंग्रेजी सरकार जिन भी स्कूल्स को चला रही है उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करो, कोई पढ़ने नहीं जाएगा। अंग्रेजों की अदालतों में कोई नहीं जाएगा। जो अंग्रेजों की नौकरी करते हैं भाई वो अपनी नौकरी छोड़ दो, विदेशी वस्तुओं को छोड़ दो। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय चेतना बहुत बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, हमारा आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये असहयोग आंदोलन से भी भाई बहुत असर पड़ा था। असहयोग क्या कहते हैं, इसको नॉन कोऑपरेशन भी कहते हैं। इसी के साथ खिलाफत आंदोलन भी जोड़ दिया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी और खादी का प्रचार। तो गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग यानी कि जो देश की बनी चीजें हैं, जितना हो सकता है देश की बनी चीजों को यूज किया जाए, ऐसा कहा। और खादी पहनने पर जोर दिया। गांधी जी कहते हैं जितना हो सके खादी कपड़ा पहनो, अपने देश का कपड़ा पहनो। और उन्होंने चरखा को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना दिया, यानी कि जो चरखा वो खुद चलाया करते थे, उन्होंने कहा हर कोई अपने घर में चरखा चलाओ और अपना कपड़ा खुद बनाओ, दूसरों के रेडीमेड कपड़े पर निर्भर मत रहो। तो इससे क्या होगा, भारत की जो फैक्ट्रियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा ना भाई। अगर खुद से आप चरखा वगैरह चलाओगे तो क्या होगा, आपके देश की फैक्ट्रियों का विकास होगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। तो 1930 में फिर गांधी जी ने नमक कानून एक काला कानून था अंग्रेजों का। यहाँ पे क्या था, एक अधिकार हो गया था अंग्रेजों का, किसके ऊपर, नमक बनाने के ऊपर। ये कहते हैं कि नमक केवल और केवल अंग्रेज बना सकते हैं, दूसरा कोई नमक बनाएगा तो वो इलीगल है। अब गांधी जी ने इसको मुद्दा बनाया और इस काले कानून के विरोध में दांडी यात्रा शुरू करी अपने आश्रम से, ठीक है। और उन्होंने अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्वक तरीके से कहा कि मैं आपके कानूनों को तोड़ूंगा, पर बिना किसी लड़ाई झगड़े के, मैं बिल्कुल आराम से जाऊंगा और ये जितने भी आपके बेकार कानून हैं इनको बहुत आराम से तोड़ूंगा और आप देखोगे, ठीक है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। तो गांधी जी ने महिलाओं को आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
गांधी जी कहते हैं जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आंदोलनों से जुड़ें। ठीक है भाई, जितनी महिलाएं ज्यादा जुड़ेंगी तो महिला सशक्तिकरण होगा। हजारों महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करा, धरना प्रदर्शन करने में भाई आगे रहती थी महिलाएं, गांधी जी का पूरा सहयोग देती थी और इससे महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। जब गांधी जी के साथ महिलाएं रहने लगी तो उनको समझ आया भाई ऐसे ऐसे हमारे देश में समस्याएं हैं, ऐसे ऐसे गांधी जी आंदोलन चलाते हैं, तो हमें अपने देश के लिए लड़ना है गांधी जी के साथ रहकर। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर। गांधी जी की ये खास बात है कि वो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, उनको एक होकर रहना चाहिए। तो गांधी ने सभी धर्मों के लोगों को कहा एकजुट हो जाओ, पूरी कोशिश करी, प्रयास किया सभी धर्मों को जोड़ने का, सभी धर्मों को एकजुट करने का प्रयास किया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए बहुत जरूरी बताया। इनका मानना था कि हिंदुओं का मुस्लिमों का एक होना बहुत आवश्यक है, इसके बिना दिक्कत हो जाएगी। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है भाई, भाईचारा बनाने में भी इनका बहुत अहम रोल था। ये चाहते थे कि ये मिलजुल कर रहे हैं, इनको दुख भी बहुत था जब हमारा विभाजन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया कि भाई अब जो है सहन नहीं होगा, अब पानी सर के ऊपर है, क्योंकि अंग्रेजों का बहुत हो चुका था। तो इन्होंने ये नारा दिया और ये कहा कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश, चाहे मैं जेल में चला जाऊं पर ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। और स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई, जो इनको आजादी चाहिए थी वो डिमांड अब और ज्यादा तेज हो गई। नैतिक और राजनीतिक नेतृत्व, तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति को नैतिकता और आदर्शों से जोड़ा। ये कहते हैं गंदी पॉलिटिक्स मत करो, नैतिकता, अच्छी बातें फॉलो करो, अच्छी राजनीति, स्वच्छ राजनीति फॉलो करो। नेता का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। गांधी जी कहते हैं एक अच्छे नेता बनो, एक जन नेता बनो, जनता की सेवा करो, यही असली राजनीति है। तो इनकी जो सादगी है, सिंप्लिसिटी है, जो इनकी ईमानदारी है, जो इनका संघर्ष है, उससे बहुत लोग इनसे इंस्पायर हुए। इंडिया से लेके बाहर तक बहुत लोग इनको अपना आदर्श मानने लगे। और वे केवल राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। जो समाज में कुछ कुरीतियां थी, जो स्कूल नहीं खुले हुए थे या महिलाओं की शिक्षा नहीं थी, साफ सफाई नहीं थी, खासकर स्वच्छता पे गांधी जी ने बहुत काम किया था। अपने समाज को कैसे साफ रखना है, कैसे गंदगी से भाई मुक्त भारत बनाना है, इसके लिए गांधी जी ने बहुत काम किया था। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान प्रेस ने सांप्रदायिकता के विकास के लिए किस सीमा तक मदद करी, आपको बताना है। प्रेस के ऊपर प्रश्न आ सकता है भाई, प्रेस जो आपका मीडिया होता है, प्रेस होता है, उससे कैसे कम्युनलिज्म यानी कि दंगे, सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ। देखो भाई, तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो समाचार पत्र होते हैं, जो मैगजीन्स होती हैं, भारतीय समाज और राजनीति का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया था, क्योंकि लोग इन्हीं को फॉलो करते थे, न्यूज़पेपर वगैरह को लोग पढ़ते थे। तो प्रेस ने लोगों में जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे उनको तुरंत पता चल जाता था कि हमारे देश में क्या समस्याएं चल रही हैं। लेकिन कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देकर सांप्रदायिकता के विकास में योगदान दिया। कुछ मैगजीन्स ऐसी थी, तो कुछ समाचार पत्र ऐसे थे जो आपस में लड़वाना चाहते थे हिंदू मुस्लिमों को। प्रेस का तेजी से विकास, तो 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी, उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में कई सारे समाचार पत्र निकलने लगे और इन समाचार पत्रों ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। अब न्यूज़पेपर का काम तो क्या होता है, लोगों तक, जनता तक मुद्दे पहुंचाने हैं। तो भाई ये सब शुरू हो गया, ठीक है, मुद्दे पहुंचने लगे। फिर क्या हुआ, धार्मिक आधार पर समाचार पत्रों का प्रकाशन। कुछ समाचार पत्र विशेष धार्मिक समुदायों के हितों को ध्यान में रखकर प्रकाशित किए जाते थे कि भाई अगर कोई हिंदू समाचार पत्र है तो वो हिंदुओं की बातें लिख रहा है, कोई मुस्लिमों का समाचार पत्र है तो वो मुस्लिमों की बातें लिख रहा है। तो वो अपने समुदाय की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे, पेश करते थे, जिससे क्या दूसरे समुदायों के प्रति अविश्वास बढ़ जाता था। अगर मान लो हिंदू है अपनी समस्याएं बताएंगे तो जाहिर सी बात है लोग मुस्लिमों पे विश्वास नहीं करेंगे। मुस्लिमों का न्यूज़पेपर अगर खुद को ज्यादा परेशान बता रहा है मुस्लिमों को, तो वो हिंदुओं पे विश्वास नहीं करेंगे। इसी को तो सांप्रदायिकता कहते हैं कि एक धर्म के लोग दूसरे वाले से चिढ़ रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर की वजह से होता है, आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स की वजह से होता है। फिर है सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा मिलना। तो कुछ अखबारों ने हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच विवादों को अधिक महत्व दिया कि बस लड़ाइयां है ना, उसकी खबरें लिखो। धार्मिक मुद्दों को उत्तेजक भाषा में छापा जाता था। जो भी धर्म की भाषा होती थी, धर्म की न्यूज होती थी, उसको ऐसा लिखा जाता था कि पढ़ने वाला गुस्से से तिलमिला जाए।
तो जिससे तनाव बढ़ेगा, कभी भी दंगा छिड़ सकता है, दंगा भड़क सकता है, ऐसी भाषाओं का यूज किया जाता था। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति, तो अंग्रेजों की यही नीति थी कि भाई इन लोगों को एक नहीं होने देना, जो हिंदू हैं और एक तरफ जो मुस्लिम्स हैं, इनको जितना हो सकता है तोड़ के रखो, ये इनका मानना था। अंग्रेज सरकार भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती थी, तो कुछ समाचार पत्रों का उपयोग हिंदू मुस्लिम मतभेद बढ़ाने के लिए किया जाता था स्पेशल, ताकि भारतीय एक ना हो। भारतीय एक हो गए तो अंग्रेज कमजोर पड़ जाते ना। अंग्रेज भी चाहते थे कि भाई भारतीय एक ना हो। अफवाहों और गलत खबरों का प्रभाव, तो कई बार प्रेस में बिना किसी सत्यापन के देखेंगे भी नहीं सच खबर है या झूठी है, फेक न्यूज गलत खबरें तो ऐसे परोसी जाती थी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिससे दंगे हो जाते थे, सांप्रदायिक हिंसा हो जाती थी, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते थे। धार्मिक संगठनों का प्रचार, कुछ समाचार पत्र धार्मिक संगठनों और सांप्रदायिक विचारधाराओं का प्रचार करते थे। तो भाई कुछ तो ऐसे संगठन भी थे जो केवल और केवल यही कहते थे कि भाई जो न्यूज़पेपर वगैरह है उसके अंदर सिर्फ उन्हीं के संगठनों की बात होती थी और किसी की बात नहीं होने देते थे वो। राष्ट्रवादी प्रेस की सकारात्मक भूमिका, हालांकि सभी समाचार पत्र सांप्रदायिक नहीं थे, कुछ चुनिंदा होते हैं जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, सारे तो खराब नहीं होते हैं, जो कुछ चुनिंदा न्यूज़पेपर खराब होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी थे जो अच्छा काम कर रहे थे। कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करी कि हिंदू मुस्लिम एक रहो, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसको सपोर्ट करो, जो देश हमारा आज संकट की घड़ी से गुजर रहा है उस पर ध्यान दो। तो उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट रहने का संदेश दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट रहो, अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें एक रहना होगा जितना हो सकता है। राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रिया, तो महात्मा गांधी और बाकी नेताओं ने सांप्रदायिकता फैलाने वाले प्रेस की आलोचना करी। जो भी ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो भड़काऊ अपने जो आर्टिकल्स लिखते थे, गांधी जी ने कहा ये बहुत गलत है, वे प्रेस से जिम्मेदारी और सत्य पर आधारित पत्रकारिता, ऐसी आप जर्नलिज्म करो जहां पे आप जिम्मेदार हो, ठीक है, कुछ ऐसा करो जो भाई जहां पे आप सच दिखाओ। सांप्रदायिक राजनीति को मजबूती, तो प्रेस के माध्यम से सांप्रदायिक संगठनों के विचार तेजी से फैलने लगे। जो कुछ सांप्रदायिक संगठन होते थे उस टाइम पे, जो किसी विशेष धर्म के संगठन है, वो कुछ न्यूज़पेपरों में अपनी ही विचारधारा लिखवा दिया करते थे, जिससे क्या होगा, धार्मिक आधार पर राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, समाज में और ज्यादा टुकड़े होने लगेंगे, ठीक है। फिर समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, प्रेस के कारण सांप्रदायिक विचार गांव शहरों तक फैल गए। जो ये दंगे वाले विचार हैं, जो ये हिंदू मुस्लिम्स वाले विचार हैं, ये हर क्षेत्र तक, गांव, कस्बे, शहर, हर जगह पर यही विचार आ गया कि भाई हिंदू मुस्लिम तो दुश्मन है, हिंदू मुस्लिम तो दुश्मन है, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, कई स्थानों पर दंगे होने लगे। इसका प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ने लगा। कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रीय आंदोलन इससे वीक हो जाएगा। अगर इतने ज्यादा दंगे होंगे तो भाई हमारा जो आंदोलन है वो सक्सेसफुल कैसे हो पाएगा, आप खुद बताओ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी कभी कभी बहुत दंगे करवा सकती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस आज जो करवाए हैं ना, ये आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मो समाज वाला टॉपिक था, आप इसको जरूर कर लेना। कई बार शॉर्ट नोट्स में भी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो कि भाई राजा राम मोहन रॉय जी थे, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को पुरानी सोच से बाहर निकालने में मदद की, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने पुराने विचारों को बहुत, मतलब वो ऐसे समय में रह रहे थे जब लोग कई गलत रीतियों को फॉलो करते थे, सती प्रथा, कि भाई किसी को जलाया जा रहा है, तो ये शॉर्ट नोट्स में आपका आ सकता है। उनका मानना था कि भाई भगवान हमारे एक ही हैं। जो अंधविश्वास वगैरह है, बिना सोचे समझे भाई रीति रिवाजों को पालना, मतलब उनका पालन करना, कि भाई बिना किसी तर्क के, बिना किसी मतलब उसके प्रूफ के आप किसी भी चीज को अंधविश्वास की तरफ मत जाओ। तो भारतीयों को विज्ञान की तरफ ये ले गए, अंग्रेजी शिक्षा की तरफ ले गए, नए विचारों से इन्होंने जोड़ा कि हमारे इंडिया को जरूरत है नए थॉट्स की, हमारे बच्चों को चाहिए कुछ नया। तो ये इनका मानना था। तो उन्होंने किसके खिलाफ संघर्ष किया था, तो राजा राम मोहन रॉय जी का जो मेन संघर्ष था वो बहादुरी के साथ लड़ रहे थे सती प्रथा के खिलाफ। भाई विधवाओं को जीवित जलाने की एक बहुत भयानक प्रथा थी, मैंने आपको पीछे बताया। बाल विवाह मैंने आपको बताया। मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे, और ऐसे रीति रिवाज और अंधविश्वास जिनका कोई अर्थ नहीं है, ये इनकी मेन लड़ाई थी, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय एक कर्म योगी थे,
उन्होंने ज्ञान फैलाने के लिए अखबार भी शुरू किया, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया कि भाई जो हम लिखते हैं न्यूज़पेपर्स हैं उस पर कोई रोक टोक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राजनीति और देश के संचालन को बेहतर बनाने की कोशिश करी कि भाई हमारा देश अच्छे से चले, हमारे देश में अच्छी राजनीति का प्रचार हो। महिलाओं के अधिकारों की बात करी, समानता के लिए भी आवाज़ उठाई। तो शॉर्ट नोट्स अगर ब्रह्मो समाज पे आता है तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी होंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। 1814 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कलकत्ता में ग्रुप बनाया, संगठन जिसको आत्मीय सभा कहा जाता था। वहाँ लोग मिलते थे, नए नए विचारों पर चर्चा करते थे, गलत परंपराओं पर आवाज उठाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रह्मो समाज संगठन बनता है। ब्रह्मो समाज केवल एक ईश्वर की बात करता है कि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ही है, ठीक है। और यह ईश्वर की शक्ति अनंत है और यह ईश्वर अनंत शक्ति, ज्ञान, प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। जो एक भगवान है वो सबसे प्यार करता है, उसके पास बहुत ज्ञान है और वो एक ही है, वो हर चीज में है। और ये जो एक भगवान है वो हर जीव का ध्यान रखता है, ये इनका मानना था। तो आत्मा हमारी अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। हर व्यक्ति के पास एक आत्मा है जो कभी नहीं मरती। हमारी आत्माएं हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं और बेहतर बनती हैं। हम जो भी करते हैं, अच्छा हो या बुरा, उसके लिए हमें ईश्वर के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो भाई भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। तो ये बातें इसमें निकल कर आती हैं। और मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। ब्रह्मो समाज ने कहा कि इंसानों को या इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों को ईश्वर मानकर मत पूजो, किसी इंसान को भगवान मत कहो और मूर्ति को मत पूजो। ये कहते हैं ईश्वर को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, सीधा हमारी आत्मा से बात करता है। अगर ईश्वर सच्चा है, आपकी भक्ति में शक्ति है, तो भगवान खुद आपसे बात करेगा। ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें ना तो पैगंबरों की जरूरत है ना किसी पवित्र ग्रंथ की। ये क्लियरली कहते हैं कि इन सब चीजों की जरूरत हमें नहीं है। तो अगर आप ये ब्रह्मो समाज वाला भी कर लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस लॉन्ग मैंने आपको करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।